हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ पर्यावरण अध्ययन की एक स्पेशल सीरीज शुरू की थी, जिसके अंदर हम लोग संपूर्ण एनसीईआरटी को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ क्लास 4th की जो हमारी पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की किताब है उसके सभी पार्ट यहाँ पे कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने क्लास 4th की मैराथन वीडियो भी कर ली है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लास 4th की ईवीएस कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शुरू किया था, अब हम क्लास 5th की यहाँ पे जो संपूर्ण एनसीईआरटी है हमारी जो ईवीएस की यानी कि पर्यावरण अध्ययन की, इसको हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर आज ये दूसरा पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ 3 चैप्टर यहाँ पे कवर करूंगी, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। इससे पहले जो मैंने पार्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें हम लोगों ने क्लास 5th की जो हमारी ईवीएस की किताब है उसका पहला चैप्टर यहाँ पे कवर किया था। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी पर्यावरण अध्ययन की, जिसमें आप लोगों को क्लास 4th की ईवीएस तो मिलेगी, साथ में क्लास 5th की जो हमने पहला पार्ट यहाँ पे कवर किया है वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे और मैराथन वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों की एक अच्छी खासी तैयारी हो सके। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ बाकी विषयों की भी तैयारी करना चाहें तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पे अलग अलग विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आज के इस दूसरे पार्ट में जो हम क्लास 5th की पर्यावरण अध्ययन का सीरीज कर रहे हैं, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 3 चैप्टर कवर करने वाली हूँ, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर, जो कि हमारी क्लास 5th की जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की किताब है उसके अंदर हमें दिए गए हैं। तो देखिए, दूसरा जो चैप्टर है हमारे सामने हमारी पर्यावरण अध्ययन की किताब में, वो है कहानी सपेरों की, यानी कि अ स्नेक चैम्बर स्टोरी। तो देखिए, इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेंगी, जरा इसे डिस्कस करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पिक्चर इस तरीके से दे रखी है, और ये दे रखे हैं हमें कालबेलियास की, कालबेलियास के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए, कालबेलियास होते कौन हैं? तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि ऐसे लोग जो सांपों को अपने धुन में नचा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कालबेलियास के नाम से जानते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो सपेरे होते हैं जो सांपों को अपने धुन में नचा सकते हैं, उनको हम क्या शब्द से बोलते हैं? उनको हम कालबेलियास नाम से जानते हैं। तो देखिए, हमारे पेपर में अगर कालबेलियास शब्द आ गया तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। कालबेलियास किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो सपेरे होते हैं जो सांपों को अपने धुन में नचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को नागगुफ्न के बारे में बता रखा है। तो देखिए, ये जो नागगुफ्न होते हैं ये क्या है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके की ये डिज़ाइन होती है। तो देखिए, नागगुफ्न के बारे में यहाँ पे बता रखा है, ऐसे डिज़ाइन जो कि रंगोली या फिर आप कह लीजिए कढ़ाई या फिर दीवारों को सजाने के लिए किस जगह पे सौराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम देखें तो इस तरीके के डिज़ाइन होते हैं जो कि यहाँ पे रंगोलियों में, एम्ब्रॉयडरी में, इसके अलावा वॉल पेंटिंग में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, सौराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ इंडिया में। इसको हम क्या बोलते हैं? इनके लिए यहाँ पे नागगुफ्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हमने 2 शब्दों के बारे में जाना, कालबेलियास। कालबेलियास कौन होते हैं? जो सांपों को अपने धुन में नचा सकते हैं। इसके बाद हमने जाना कि नागगुफ्न क्या होता है। ये एक तरीके का डिज़ाइन होता है जो कि रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, साथ ही साथ वॉल पेंटिंग में यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? सौराष्ट्र में, इसके अलावा अगर हम देखें गुजरात में और दक्षिण भारत में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में हम लोगों को यहाँ पे क्या बता रखा है? अ स्नेक चैम्बर स्टोरी के बारे में हमें और भी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो देखिए, यहाँ पे बता रखा है जो स्नेक चैम्बर होते हैं, जो कि सपेरे होते हैं, वो क्या करते हैं? कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। तो देखिए, यहाँ पे सपेरों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता रखा है कि ये जो सपेरे होते हैं ये क्या करते हैं? ये इकट्ठा करते हैं कई सारी दवाइयों को, कई सारे मेडिसिन को और प्लांट को, जो भी इन्हें यहाँ पे फॉरेस्ट में, जंगलों में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है, स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर एज दे ईट रैट इन द फील्ड, अदरवाइज रैट वुड
ईट द क्रॉप। तो देखिए यहाँ पे सांपों के बारे में हमें बता रखा है, स्नेक्स के बारे में बता रखा है। जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो फार्मर के लिए, वो यहाँ पे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सांप होते हैं ये यहाँ पे चूहों को खा लेते हैं, रैट को खा लेते हैं, जो कि फील्ड में होते हैं, जो कि खेतों में होते हैं। और अगर ये रैट को ना खाएं, अगर ये चूहों को ना खाएं, तो चूहे जो होंगे वो क्या करेंगे, वो हमारे जो फसल होगी, जो क्रॉप होगी, उसको खराब कर सकती है। इस हिसाब से यहाँ पे हमें दो चीज़ों के बारे में बता रखा है। एक तो सपेरों के बारे में कि सपेरे क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, वहाँ पे जो पौधे मिलते हैं, उनसे वो कई सारे तरीके की मेडिसिन्स बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ स्नेक्स जो होते हैं वो फार्मर के जो फील्ड में जो किसान होते हैं उनकी ये मदद करते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये चूहों को खा जाते हैं। चूहे जो हैं अगर इनको ना खाएं, चूहों को ना खाया जाए, तो चूहे क्या करेंगे, रैट्स क्या करेंगे, वो क्रॉप को यहाँ पे खराब कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम लोगों को आगे यहाँ पे अगले चैप्टर के बारे में बता रखा है। ये जो सेकेंड चैप्टर था इसमें हम लोगों को स्नेक्स और साथ ही साथ स्नेक चैम्बर और ये जो हम लोगों ने अभी नागगुफ्त ने ये पेंटिंग के बारे में देखा, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। अब हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारी पर्यावरण अध्ययन की किताब में दे रखा है क्लास 5 की, जिसका नाम है चखने से पचने तक, यानी कि फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम खाते हैं और उसको डाइजेस्ट होने तक क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें यहाँ पे बेसिक इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रखा है। और डाइजेशन जो होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा पेट यानी कि स्टमक होता है। तो इस पार्ट के अंदर हम लोगों को, इस चैप्टर के अंदर हमें हमारे स्टमक का टेम्परेचर यहाँ पे बता रखा है। हमारा जो स्टमक का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो लगभग कितना होता है, वो 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रखी है, जो हमारा पेट होता है, जो हमारा स्टमक होता है, उसमें एक एसिड भी रिलीज होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और वो जो एसिड रिलीज होता है, उस एसिड का नाम क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि हमारे खाने के साथ कई सारे जर्म्स आ जाते हैं, कई सारे कीटाणु आ जाते हैं। तो ये जो आपका एसिड होता है ये करता है क्या है, ये सबसे पहले तो उन जर्म्स को किल करने का काम करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम बनाता है। ये भी हल्का सा हमें पता होना चाहिए, ये एसिडिक मीडियम बनाता है। जिसके बाद क्या होता है, इसके अंदर हम लोगों के जो स्टमक के वॉल में हम लोगों के यहाँ पे पेप्सिन रिलीज होता है, जो कि करता क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एक बार और मैं इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर दूँ। देखिए हमारे स्टमक में क्या है, हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है। अब ये देखिए कौन सा एसिड रिलीज होता है, ये हमें पता होना चाहिए। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl के नाम से भी जानते हैं। अब ये करता क्या है, इसके दो काम है। एक तो हमारे खाने के साथ जो जर्म्स आ जाएं उसको ये किल करने का काम करता है, जैसे कि जो कीटाणु हो उनको ये मार देता है ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा ये क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम तैयार करता है हमारे स्टमक यानी कि पेट के अंदर। जिसके बाद क्या होता है, पेप्सिन जो होता है ये काम में आ जाता है। अब पेप्सिन करता क्या है, पेप्सिन यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसके बारे में बताया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को इसके बारे में और कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे नोट का 2 पॉइंट बता रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा के एक जिले के बारे में बता रखा है, एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रखा है, जो कि क्या है, कालाहांडी। तो देखिए कालाहांडी के बारे में क्या बता रखा है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे चावल निर्यात होता है, यानी कि राइस बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो देखिए राइस के ग्रो होने के लिए, जो चावल के निर्यात के लिए कौन सी जगह के बारे में बता रखा है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे आत्रिपुरम के बारे में भी बता रखा है। आत्रिपुरम जो है ये गांव है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। तो देखिए हम लोगों से सीटेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये गांव कहाँ पड़ता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए ये गांव आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ फ्लो चार्ट इस तरीके से दे रखे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को इस पार्ट के अंदर बता रखा है कि अगर अनबॉइल्ड मिल्क हो, यानी कि एक ऐसा दूध हो जो कि अभी कच्चा हो, तो वो हमारे स्टमक में
तो देखिए हमारे स्टमक में वो डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, वो 2 घंटे 15 मिनट का समय लेगा। इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस, अगर एक ग्लास ले लिया जाए जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस डाले हैं, उसमें कितना समय लेगा, उसमें 4 घंटे और 45 मिनट का समय लेगा। इसके अलावा अगर वही दूध जो कि आपका पहले यहाँ पे कच्चा दूध था, यहाँ पे अब बॉइल्ड दूध है, तो उसको कितना समय लगेगा, उसको यहाँ पे 2 घंटे का समय लगेगा हमारे स्टमक, हमारे पेट के अंदर। और ऐसे एक ग्लास जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस डाला हुआ है, उसमें कितना समय लेगा, ये 4 घंटे 15 मिनट का समय लेगा। इसके अलावा यहाँ पे फुल बॉयल एग अगर हमारे सामने है, तो उसको हमारे स्टमक में, हमारे पेट में डाइजेस्ट होने में कितना समय लगता है, उसको 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। और ऐसा ग्लास जिसमें डाइजेस्टिव जूस डाला हुआ है, उसमें 8 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा एक ऐसा अंडा, एक ऐसा एग जो कि हाफ बॉयल है, उसको कितना समय लगेगा हमारे पेट में, हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होने में, उसको यहाँ पे 3 घंटे का समय लगेगा। जबकि एक ऐसा ग्लास जिसमें डाइजेस्टिव जूस डाला हुआ है, उसमें यहाँ पे 6 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे रॉ एग और उसको यहाँ पे बीट किया हुआ है, यानी कि एक कच्चा एग जिसको बीट कर दिया गया है, अच्छे से फेंट दिया गया है, उसको कितना समय लगेगा हमारे स्टमक में, उसको 2 घंटे का समय लगेगा। जबकि एक ऐसा ग्लास जिसमें डाइजेस्टिव जूस है, उसमें उसे 4 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। और जो कच्चा आपका एग होता है, यानी कि एक रॉ एग होता है, उसको अगर हम डायरेक्ट खा लें तो यहाँ पे उसे 1 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। जबकि एक ऐसा ग्लास जिसमें डाइजेस्ट जूस है, उसे उसमें 4 घंटे का समय लगेगा। तो देखिए ये फ्लो चार्ट आपके पेपर में, फ्लो चार्ट तो नहीं, इसमें से कोई एक पार्ट आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर और क्या यहाँ पे बता रखा है, देखिए एक यहाँ पे पहेली बता रखी है। और इस तरीके का प्रश्न हमारे पेपर में पहले पूछा गया था कि 3 साल की रेशमा है, उसके हाथ पैर पतले हैं। इस तरीके की एक हमारी एनसीईआरटी में एक पिक्चर लगा रखी है जिसमें ये बता रखा है कि 3 साल की एक बच्ची है जो कि रेशमा, इसके हाथ पैर पतले हैं और इसका पेट, अगर हम इसके पेट को देखें तो इसका जो स्टमक है वो फूला हुआ है। और यहाँ पे बता रखा है कि उसे कौन सी बीमारी है और उसके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। देखिए हमें यहाँ पे एक स्टोरी टाइप की बता रखी है कि एक 3 साल की बच्ची है जो कि रेशमा है, इसके हाथ पैर जो हैं वो काफ़ी पतले हैं, पर अगर हम इसके पेट को देखें, इसके स्टमक को देखें, तो वो थोड़ा फूला हुआ है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उसे कौन सी बीमारी है और साथ ही साथ उसके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि उसे सूखा रोग है जिसे हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं, और इसे यहाँ पे कौन से विटामिन की कमी है, इसे यहाँ पे विटामिन डी की कमी है, जो कि संतुलित आहार की कमी की वजह से होता है, यानी कि बैलेंस डाइट ना लें तब जाके आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को ये सब चीज़ें बता रखी थी और साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे एक और स्टोरी इस तरीके से बता रखी है कि कोई डॉक्टर है जो एक मरीज को खाने के साथ कुछ दवाइयाँ लिखता है। एक डॉक्टर है जो कि अपने पेशेंट को खाने के साथ साथ कुछ दवाइयाँ यहाँ पे प्रिस्क्राइब करता है और उसे यहाँ पे कुछ चीज़ें सजेस्ट करता है, जैसे कि गुड़ हो गया, आंवला हो गया और हरे पत्तेदार सब्जियाँ उसे अपने आहार में लेनी है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि उसके जो मरीज को, उसके पेशेंट को कौन सी बीमारी यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी जो होती है, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती है, ये यहाँ पे एनीमिया को ठीक करने में मदद करती है। यानी कि उनका जो मरीज है, उनका जो पेशेंट है, वो यहाँ पे एनीमिया से पीड़ित हो सकता है। और अगर किसी को एनीमिया है तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी से ये जो रोग होता है, ये जो डिजीज़ होता है, ये ठीक हो सकता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि इस चैप्टर का नाम था फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, तो टेस्ट हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी टंग यानी कि जीभ से शुरू होता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक टंग का इमेज बना रखा है और जिसमें हमें बता रखा है कि हमारे टंग के अलग अलग टेस्ट बग होते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अब हम समझेंगे मैंगो अराउंड द ईयर, खाए आम 12 महीने। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को मैंगो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और साथ ही साथ हमें ये भी जानने को मिलेगा कि हमारे जो घर में जो घरेलू वस्तु इस्तेमाल होती है, उसको ख़राब ना होने के लिए हम कैसे उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसका रख रखाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर हम ग्लास जार या फिर बॉटल को ड्राई करके रखें, यानी कि शीशे की हमारी बॉटल होती है, उसके अंदर अगर हमें अचार को रखना है, तो सबसे
पहले हमें जो शीशे की बॉटल होगी उसे धूप अच्छे से दिखाना होगा ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और उसके बाद हमें उसमें अचार भरना होता है, यानी कि पिकल्स को हमें उसके बाद रखना होता है। अगर हम यहाँ पे गीले जार के अंदर यहाँ पे अचार यानी कि पिकल्स को रख देते हैं तो उससे हमारा अचार खराब हो सकता है। और अगर हम जो हमारा ग्लास का जार है, अगर हम उसे अच्छे से सुखा के उसमें डालेंगे पिकल्स को यानी कि अचार को, तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे एक शॉर्ट नॉलेज यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग फूड आइटम दे रखे हैं, और ये फूड आइटम को हम किस तरीके से रख रखाव कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके कुछ मेथड्स यहाँ पे बता रखे हैं। तो देखिए, मिल्क के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि हम लोगों को क्या करना है, पुट इन अ बाउल, हमें सबसे पहले एक डोंगे में उसे रखना है, या फिर आप किसी भी बर्तन में उसे रख सकते हैं। कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। तो हमें क्या करना है कि वो जो बाउल है उसे एक कंटेनर में रखना है, उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए, तो इस तरीके से वो आपका प्रिजर्व रहेगा। इसके अलावा हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग जो क्या कहते हैं, दूध है, जो कच्चा दूध है, उसको थोड़ी देर हम लोग क्या करें, उबाल दें, और उसके बाद उसे फ्रिज में रख दें, तो इस तरीके से भी वो प्रिजर्व रह सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कुक राइस्ड है, यानी कि जो ऐसा जो चावल है जो कि पका हुआ चावल है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे रैप्ड करना चाहिए डम्प क्लोथ में। तो हमें अच्छे तरीके से एक कपड़े में उसे बांध के रखना चाहिए, इससे वो ज़्यादा देर तक अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे ग्रीन कोरिएंडर यानी कि धनिया के बारे में बता रखा है। इसे हमें क्या करना चाहिए, इसे यहाँ पे बता रखा है करके रख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे अनियन और गार्लिक का यहाँ पे बता रखा है कि अनियन और गार्लिक को अगर हमें प्रिजर्व करना है, अगर हमें इनका रख रखाव करना है ज़्यादा समय तक, तो हम इन्हें ड्राई प्लेस में यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को यही स्लाइड आप लोगों को हिंदी में भी मिल जाएगा कि कुछ घरेलू उपाय हैं जिससे हम इन चीज़ों का रख रखाव कर सकते हैं, इन चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इन तीनों चैप्टर, ये जो तीनों चैप्टर हमने डिस्कस किए, चैप्टर 2, 3 और 4 हमारी क्लास 5th की जो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की बुक थी, ये काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर थे जिसमें हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पता चले। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने आप लोगों के साथ पहला चैप्टर डिस्कस किया था, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस चैप्टर को ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे साथ तैयारी करनी है तो क्लास 4th की ईवीएस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। 6 पार्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, लगभग मैंने उसमें आपके 16-17 चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किए थे। और जैसा कि हमें पता है कि क्लास 4th की ईवीएस में 27 चैप्टर है, तो ये जो 27 के 27 चैप्टर हैं आपको मैराथन क्लास में मिलेगी। तो देखिए, मैराथन क्लास में आप जाइए, आपको वहाँ पे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर आप उतनी बड़ी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप पार्ट्स में देखिए, जिसमें मैंने आपके साथ 2 से 3 पार्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आप बाकी विषयों की भी तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको अलग अलग विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।